अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो आजकल इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक कम करता जा रहा है और ये सब बैंक्स के लिए फिर कम हो रहे हैं, तो इनका बैंक्स पे क्या इफेक्ट होगा, स्पेशली उनके स्टॉक्स पे, फिर उनकी स्टॉक प्राइसेस पे, और लास्ट में जाएंगे बैंक्स या नहीं। और दूसरा हम ये भी देखेंगे कि हमें इस टाइम पे जो अगर बैंक के स्टॉक्स रखे हुए हैं तो उनको सेल कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बैंक के स्टॉक्स ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए। तो मल्टीपल रिक्वेस्ट आई हुई थी इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैंने कहा इस पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि बैंक्स किस तरह से पैसे कमाते हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं और वो किस तरह सब कुछ चलता है। तो उसकी बेस पे फिर आपको ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा होगा कि बैंक्स लॉस में ही जाएंगे या नहीं, या सिर्फ उनका प्रॉफिट कम होगा। तो आए देखते हैं कि बैंक्स किस तरह से पैसे बनाते हैं। तो इसमें मल्टीपल वेज होते हैं। सबसे पहले आता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट इज़ द नंबर वन वे जिसके थ्रू पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि लोगों का पैसा करंट अकाउंट में पड़ा होता है, बैंक जो है वो उसने उस पर कोई इंटरेस्ट या प्रॉफिट नहीं देना, और वो रोज़ाना की बेस पे उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा होता है, और उस पर जो भी अर्निंग होती है वो बैंक की अपनी होती है। स्पेशली फॉर द शरिया रीजंस, कन्वेंशनल बैंक्स में पाकिस्तानी जितने भी अपने अकाउंट्स बनवाते हैं वो ज़्यादातर उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि वो उस पर सूद वगैरह ना लें और उसको जो है एज अ करंट अकाउंट रखें। तो वो आप तो उस पर कुछ नहीं ले रहे होते, लेकिन बैंक स्टिल जो है उसको डे टू डे बेसिस पे इन्वेस्ट करके उस पर पैसे बना रहा होता है। मसलन अगर आपने एक दिन के लिए भी पैसे रखे हैं और वो एक बैंक जो है दूसरे बैंक को एक रात के लिए भी पैसे देते हैं, ओवर द नाइट भी वो अगर पैसे देते हैं दूसरे बैंक को, तो उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है। जो एनुअल रेट होता है उसको फिर वो डिवाइड करके तो वो डेली का एबोर बन जाता है उनका। तो उस रेट पे वो एक दिन के लिए भी अगर आपके पास बैंक में पड़े हैं तो वो बैंक पैसे उस पर बना रहा होता है। जबकि पाकिस्तानियों की तो सैलरीज़ भी सारी करंट अकाउंट्स पे ही आ रही होती हैं, तो वो उसमें बैंक ने आपको कुछ नहीं देना होता, और लेकिन उस पर जो है वो पैसे बना रहे होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जी, यहाँ पे मुझे लगता है पाकिस्तानी बैंक्स जो है ना और ज़्यादा अनफेयर हैं अपने कस्टमर्स के साथ। वो एक तो आपके पैसे पे पैसा बना रहे हैं, और दूसरा आपको जो कार्ड वगैरह दे रहे हैं और जो SMS सर्विस वगैरह है उसके ईयरली वो पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। यानी कि एक तो वो आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं उस पर फ्री में उनको रोज़ाना का इंटरेस्ट मिल रहा है, और उसके अलावा भी फिर वो आपसे जो कार्ड के चार्जेस और फ़ीस वगैरह ले रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा तरीका होता है वो सेविंग अकाउंट होता है। तो सबसे पहले कन्वेंशनल बैंक्स की बात कर लेते हैं। तो कन्वेंशनल बैंक्स में आपने जितने भी पैसे रखे होते हैं सेविंग अकाउंट पे, उस पर जो उनको प्रॉफिट हो रहा होता है, क्योंकि वो तो बैंक तो जैसे ही उसके पास पैसा जाता है उन्होंने तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है उसको, तो उस पर जो प्रॉफिट हो रहा होता है उसकी एक सर्टेन छोटी सी परसेंटेज बैंक रखता है, और फिर ज़्यादा परसेंटेज जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो आपको दे देते हैं एज अ प्रॉफिट। लेकिन जो इस्लामिक बैंक्स है वो पाकिस्तान में एक रूल है कि उनको अलाउड है कि वो 50% तक प्रॉफिट अपने पास रख सकते हैं। तो ज़्यादातर ने वो उस पे चलते हैं, यानी कि उन पे ये मैंडेटरी नहीं है, वो रख सकते हैं 50% और 50% दे सकते हैं, लेकिन वो फिर रख लेते हैं। जो मसलन मीज़ान बैंक जो है उसका ये है कि उन्होंने स्पेशली अपने वेबसाइट पे जहाँ पे उन्होंने सेविंग अकाउंट्स का बताया हुआ होता है उसमें प्रॉपर बताया हुआ है कि हम जो आपका प्रॉफिट होगा वो 50% रखेंगे। तो इसमें ये होता है कि अगर आजकल इंटरेस्ट रेट मसलन 16% चल रहा है जो कि कंज्यूमर को उन्होंने देना होता है, तो उसमें से 50% यानी कि 8% वो खुद रखेंगे और 8% फिर आपको देते हैं। और इसके मुकाबले में फिर अगर आप इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स में रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। वो फिर आपको मैक्सिमम, जिस तरह कन्वेंशनल बैंक्स आपको मैक्सिमम अमाउंट दे देते हैं ना, इसी तरह वो भी दे देते हैं। खैर ये भी एक तरीका होता है उनके पास, यानी कि कन्वेंशनल जो बैंक्स हैं वो 2 to 3%, और जबकि जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो हाफ ऑफ द करंट प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट अपने पास रखे होते हैं। तो इस तरह से भी पैसे कमा रहे होते हैं बैंक। अब यहाँ ही पे आप देख लें अगर कि इंटरेस्ट रेट अगर नीचे भी जाएगा तो वो नुकसान में जाने के बजाय उनका थोड़ा सा वो परसेंटेज ही कम होगी ना। मसलन पहले वो 11% जो है वो परसेंटेज ले रहे थे, अब उनकी परसेंटेज जो है वो वहाँ से कम होके 10% पे हो गई है या 8% पे चली गई है। फिर ऑन टॉप ऑफ इट सेविंग अकाउंट में भी फिर दोबारा से वो इतनी परसेंटेज रखने के बाद भी आपको जो कार्ड वगैरह दे रहे हैं या आपको SMS की सर्विस दे रहे हैं उसके चार्जेस भी जो है वो ले रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगला तरीका है जिससे बैंक पैसे कमा रहा होता है वो लोन्स होते हैं, जो कंज्यूमर लोन्स होते हैं। जब एक बैंक दूसरे बैंक को देता है ना लोन,
तो उस पे वो कम पैसे बना रहा होता है, यानी कि वो जो करंट काइबोर रेट चल रहा होता है ना उस पे दे रहे होते हैं। मसलन आज का रेट अगर 17.5% है तो वो मिल रहा होता है, लेकिन जब वो कंज्यूमर को दे रहे होते हैं तो उसमें उनको काइबोर प्लस मसलन 5%, काइबोर प्लस 3%, इवन होम लोन्स में काइबोर प्लस 10% भी होता है। तो उसमें ये होता है कि बैंक का मार्जिन और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें फिर ये भी हो सकता है कि बैंक्स जो हैं वो एक बैंक से पैसे उठाते हैं काइबोर रेट पे, और वो प्लस वाले रेट पे जब कंज्यूमर को देते हैं तो वो जो ऊपर का प्लस का पोर्शन होता है ना, मसलन 16% पे ABL ने UBL से एक लोन उठाया और वो वही पैसे वो कंज्यूमर को दे रहे हैं, तो कंज्यूमर को वो जो काइबोर प्लस 5% चार्ज कर रहे हैं ना, यानी कि 21% पे कंज्यूमर को दे रहे हैं अगर, तो वो जो 5% है ऊपर वाला वो फिर बैंक है, और अगर बैंक के अपने पैसे हैं तो वो फिर पूरा 21% बैंक का अपना है, वहाँ पे भी पैसे कमा रहे हैं। अब इस केस में भी अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो बैंक का जो पोर्शन है इंटरेस्ट का, जो पैसे वो कमा रहे हैं वही कम होगा, वो ये नहीं होगा कि बैंक लॉस में जाने लग जाए। इसमें लोन्स तो फिर आपको जैसा कि पता ही है कि कार लोन्स होते हैं, फिर हाउस लोन्स होते हैं, फिर वो पर्सनल छोटे लोन्स होते हैं, मसलन मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए लोन्स दे दिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह के लिए, फ़ोन्स, लैपटॉप्स या दूसरी जो हाउस होल्ड डिवाइसेस है, इस तरह के भी दे रहे होते हैं बैंक्स, मैंने देखा है। अच्छा, इसमें लास्ट में आ जाता है क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो इस्लामिक बैंक्स तो अभी तक ऑफर नहीं करते, वो शरिया उन्होंने कोई मैकेनिज़्म उसका अभी तक बना नहीं सके जिसके थ्रू उसको लीगलाइज इस्लामिक वे में लेके आ सकें, शरिया कंप्लाइंट वे में लेके आ सकें। लेकिन जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो क्रेडिट कार्ड्स ऑफ़र करते हैं, और उसमें वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह से और ऑनलाइन स्टोर्स के साथ और डिफरेंट वो पार्टनरशिप्स वगैरह भी करते हैं, उसमें भी उनको काफ़ी जो है वो फ़ायदा होता है। फिर उसके अलावा अगर किसी की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट लेट हो जाती है या कोई खुद ही मिनिमम पेमेंट करके उसको उस पर इंटरेस्ट पे ले जाता है, तो फिर ये होता है कि जो बैंक का अर्निंग रेट है ना क्रेडिट कार्ड के केस में, वो जो बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है वो 40 to 45%, यानी कि वो नॉर्मल जो 7 to 20% का चल रहा होता है ना मुख्तलिफ टाइमों में, उससे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड एक काफ़ी ऊपर का रेट जो है वो चार्ज करते हैं। तो वो भी एक मेन जो बैंक्स क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करते हैं वो भी उनकी मेन एक कमाई का ज़रिया होता है। इसके अलावा भी बैंक्स की मुख्तलिफ कारपोरेट डील्स और लोन्स वगैरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ये सारे जो तरीके देख लिए हैं, इसकी रोशनी में अब हम कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट जब मसलन जा रहा है 20% से लेके 7% तक भी आ जाता है ना अगर, तो बैंक का ये है कि वो एक रेट तो कम होगा जिस पे वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं होगा कि वो नुकसान में चला जाए। और जब 20% था तो उस वक्त वो मतलब सुपर प्रॉफिटेबल थे। मसलन जो दूसरे सेक्टर की मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं ना उसके मुकाबले में जो बैंकिंग सेक्टर था वो एक बहुत ऊपर के लेवल पे था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़ी हुई थी। लेकिन जब वो अगर 7% 8% पे आ जाते हैं, अभी तो सिर्फ 4 to 5% कम हुआ है, अभी तो उनकी बहुत थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क आया होगा, लेकिन अगर वो वापस आते आते 7% पे भी आ जाते हैं, जो कि इस टाइम पे बहुत डिस्टिंक्ट चीज़ लग रही है, तो तब भी वो प्रॉफिटेबल होंगे। तो ये नहीं है कि ये इंटरेस्ट रेट्स जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहे हैं उसकी वजह से कोई बैंक्स जो हैं वो नुकसान में चले जाएंगे। तो जिन्होंने बैंक्स के स्टॉक्स रखे हुए हैं उनको इस टाइम पे फ़िक्र करने की ये इस तरह की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये होगा ये कि जो बैंक्स की क्वार्टरली EPS है या ईयरली EPS है उस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर थोड़ी सी जो है वो पहले से ज़्यादा कम होगी, उसकी वजह से प्राइसेस पे हल्का फुल्का सा इफेक्ट आ सकता है। लेकिन फिर जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं और लोग ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स में से भी निकाल के स्टॉक एक्सचेंज में लेके जा रहे होते हैं, तो फिर एक और इफेक्ट भी आता है कि पी रेशोज़ बढ़ती हैं। तो वो बेशक EPS डाउन हो रही है, उधर से पी रेशोज़ बढ़ रही हैं, तो तकरीबन उसी लेवल पे रहेंगे बैंक्स के स्टॉक्स। वक्ती तौर पे वो सेंटीमेंट्स की वजह से ज़रूर नीचे जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल फिर बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाएंगे, और ये हमने देखा भी है अभी रिसेंटली, उस पर भी बात करते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि जैसे ही ये न्यूज़ आई ना इंटरेस्ट रेट की, तो बाकी बैंक्स की तरह मीज़ान बैंक का भी स्टॉक जो कि 244 रुपीज़ पे पहुँच चुका हुआ था, वो वहाँ से गिरते गिरते 222 और इवन उससे नीचे जाने लग गया। लेकिन फिर उसके बाद जब स्टॉक मार्केट की एक रैली आई इस वजह से कि वो लोग जो हैं पैसे शिफ्ट कर रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट्स या फिक्स्ड इनकम से इधर, वो भी सेंटिमेंट बेस्ड ही थी फ़िलहाल,
क्योंकि अचानक से इतने जल्दी तो कोई शिफ्ट करना शुरू कर दिया होगा लोगों ने, लेकिन फिर भी मतलब इतने जल्दी तो नहीं सारा कुछ उठा के ले आते लोग। तो उसकी बेस पे जो रिलीज़ आई और आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक मार्केट चली, वो मीज़ान बैंक वापस 236 पे बैठा हुआ है आजकल। अब देख लेते हैं कि जिन लोगों ने बैंक के स्टॉक्स रखे हुए अपने पास, उनको रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए आगे। इसमें यह है कि अगर आपने इस वजह से रखे हुए थे बैंक्स के ज़्यादा स्टॉक्स कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी उन दिनों बहुत ज़्यादा हाई थी, मसलन आपने कोई उसकी ज़्यादा परसेंटेज रखी हुई थी, 30% से ज़्यादा रखे हुए थे, फिर तो आप डेफिनेटली जो ऊपर का पोर्शन है ना उसको आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना शुरू कर दें दूसरे सेक्टर्स में, ताकि वो एक डाइवर्सिफिकेशन रहे। लेकिन अगर आपने मसलन 8% से लेके 20% या अपनी प्रेफरेंस के लिहाज से उससे थोड़ा सा ऊपर अगर रखे हुए, तो फिर उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो कोई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स अभी नीचे नहीं भी चले गए, और अगर जाएंगे भी तो बैंक्स ने तो प्रॉफिट में ही रहना है, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो वर्थ है ओवरऑल बढ़ेगी, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो इन एनी केस वो पैसे बना ही रहे होंगे, स्पेशली जो पाकिस्तान के बड़े बैंक्स हैं। और यहाँ पे बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की जब बात होती है तो मैं खुद ज़्यादा इस्लामिक बैंक्स की तरफ देख रहा होता हूँ, तो उसमें मीज़ान बैंक जो है वो एक बहुत अच्छा जा रहा है। तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि अगले कुछ अरसे में वो नेगेटिव में जाने लग जाए। हाँ, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। जो EPS उसका उन दिनों में आ रहा था जब इंटरेस्ट रेट हाई था, तो शायद उस तरह का EPS ना आए। जो जितना बोनस डिविडेंड वो दे रहे थे उस वक्त, उतना बोनस डिविडेंड शायद वो ना दें। मेरे ख्याल है ज़्यादा डिविडेंड्स ही दिए उन्होंने। इस तरह से आपने फिर उसको जो है ना, एक होता है ना कि जब किसी सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी होती है और उसमें आपने ज़रा ज़्यादा कैपिटल रखा होता है, तो उसकी परसेंटेज बेशक आप उससे कम कर लें और उसको अंडर 20% में भी ले आएँ अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक। लेकिन ये है कि आप उससे बिल्कुल टोटली एग्जिट ना करें। स्टिल बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और उसमें अपनी डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर रखनी चाहिए। और अगर आप सिर्फ इस्लामिक बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप ये देख लें कि आप 2-3 बैंक्स में रखें, ज़्यादा आप मीज़ान बैंक में रख सकते हैं, बाकी भी आपको जहाँ पे मौका मिले आप उसको डाइवर्सिफाई करें। अच्छा, इसमें नेक्स्ट चीज़ जो कि आपने डिस्कस करनी है कि आपको इस टाइम पे क्या बैंक्स के स्टॉक्स लेने चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल ज़रूर लेने चाहिए। बेशक आगे इंटरेस्ट रेट्स और नीचे आएंगे और उन पे प्रेशर आ सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप 5 साल 10 साल का विजन रख रहे हैं तो फिर डेफिनेटली बैंक्स, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता दूसरी सेक्टर्स की तरह से ग्रोथ में ही रहेंगे, तो मेरे ख्याल में ज़रूर उधर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और बैंकिंग सेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन इस केस में कि आपके अगर 8% से कम आपने रखे हैं तो उसको कहीं 8% से लेके 20% के दरमियान कहीं आप किसी लेवल तक लेके आ सकते हैं पोर्टफोलियो का हिस्सा। और फिर अपने लिहाज से अगर आप खुद सोचते हैं कि बैंक्स में कोई ज़्यादा अपसाइड है, तो फिर आप अगर खुद सोचते हैं और आप खुद समझते हैं कि ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर डेफिनेटली आपको अपना फ़ैसला खुद करना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। कम से कम मैं जो है अपना एक ख़ास पोर्शन जो भी इन्वेस्ट करूँगा उसके अंदर रखूँगा। तो इस तरह की और वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।